हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग का यूनिट 4 का वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में यूनिट 4 क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग का कंप्लीट वन शॉट फिनिश करूंगा। पहली चीज, ये जो सिलेबस है ना, काफी बड़ा सिलेबस है। देखो, दो पार्ट है इसमें। राइट, पार्ट वन देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन और एक ही लेक्चर में कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि अलग लेक्चर आएगा। फिर नेक्स्ट मतलब इसी क्लास में ही यहाँ पे पार्ट टू है जो कि आपका क्लस्टरिंग है। राइट, तो दो यहाँ पे है, बेसिकली दो पार्ट है, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। राइट, इंपॉर्टेंट यूनिट है देखो, और न्यूमेरिकल बेस्ड यूनिट है, और सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, अच्छा समझ में आएगी। ठीक है, परेशान नहीं होना है, और हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग यूनिट का नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने प्रीवियस यूनिट को नहीं देखा है, यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तो जाके आप अच्छे से देख लेना। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लेक्चर को लाइक कर देना। कोई भी डाउट होता है देन कमेंट करके मुझे बताना। ओके, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और लिंक मैंने कंबाइंड नोट्स का, यूनिट वाइज भी नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, जाके आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट 4, और जल्दी से इसको कवर करते हैं। थोड़ा लेंदी यहाँ पे सब्जेक्ट है, ओ सॉरी सिलेबस है आपका ये यूनिट 4। ठीक है, तो यूनिट 4 का नाम है क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। तो चलो पहले यहाँ पे पार्ट 1 पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन। तो ये सारे सिलेबस का टॉपिक आप देख लो, सब कुछ यहाँ पे मैंने कवर कराया है। ठीक है, तो यहाँ से इसका कहानी स्टार्ट होगी बेसिकली। राइट, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। राइट, तो देखो, क्लासिफिकेशन आपका एक डेटा माइनिंग, एक मशीन लर्निंग टेक्निक होता है दैट प्रिडिक्ट द क्लास कैटेगरी ऑफ न्यू डेटा बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं मोबाइल जो है ऑफ कर लेता हूँ। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखो, सिंपल सी बात है, कोई भी जो डेटा है, क्योंकि हम देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, एट द एंड डेटा को क्या करना है, डेटा वेयर हाउस में स्टोर करना है। ठीक है, फॉर एनालिसिस। तो अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा होता है, तो उसको कैटेगराइज करके, उसको क्लासीफाई करके, मतलब कि अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग बोल सकते हो क्लास में, यही होता है क्लासिफिकेशन करना। जैसे देखो, डेटा बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। राइट, हमारा अब देखो, अगर यूनिट फर्स्ट से आप देख रहे हो ना, तो सब समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो मान लेते हैं यहाँ पे सेल्स का डेटा है, राइट, यूजर का डेटा है, तो इसको कैटेगराइज करना, इसी को क्लासिफाई करना, यही होता है क्लासिफिकेशन, बस। राइट, तो वही लिखा है, डेटा एक डेटा माइनिंग टेक्निक होता है जिसमें कि हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, दैट्स इट। ठीक, वही डेटा को हम ग्रुप में डाल देते हैं। राइट, जैसे एक ईमेल आता है, राइट, जीमेल पे, तो वहां पे भी डेटा देखो कैटेगराइज हो जाता है। क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट ही वहां पे इंप्लीमेंट है। जो भी फेक ईमेल होता है वो स्पैम में चला जाता है, नॉट स्पैम, पास, फिर ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स क्लास हो सकते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल ईमेल क्लासिफिकेशन का यहाँ पे है। राइट, सिस्टम चेक करता है ईमेल वहाँ पे स्पैम है या नहीं, फिर उसी में कैटेगराइज कर देता है, क्लासिफाइड कर देता है। बैंक लोन अप्रूवल का एग्जांपल ले ले सकते हो। ठीक है, कि एक मान लेते किसी का लोन अप्रूव है, तो अप्रूव का भी एक क्लास हो सकता है, इसके अंदर जितने लोगों का लोन अप्रूव होगा उनका डेटा होगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए। ठीक, काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब बात करें ये क्लासिफिकेशन काम कैसे करता है, कैसे हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं। देखो, कुछ स्टेप्स होते हैं, और इसमें मोस्टली ना मैं मतलब न्यूमेरिकल यहाँ पे मतलब नहीं कराया हूँ ज्यादा। राइट, बस यहाँ पे क्या है, स्टेप्स मैंने आपको बताया, और स्टेप्स ही आपको लिख देने एग्जाम में। ज्यादा न्यूमेरिकल के चक्कर में पढ़ोगे तो देखोगे बुक्स में ना बहुत टफ टफ वहाँ पे न्यूमेरिकल दिए हैं, तो मोस्टली आपको थ्योरी मिलेगा। राइट, तो 80 टू 90 ये आपका जो सब्जेक्ट है, सिलेबस है, थ्योरी है, बट यहाँ पे परेशान नहीं होना है। फोर्थ यूनिट में आपको मिलेगा कुछ न्यूमेरिकल। राइट, बट वो ऑप्शनल में निकल जाएगा, परेशान नहीं होना है। तो क्लासिफिकेशन के स्टेप्स कैसे काम करता है, देखो, पहला हमारे पास होता है ट्रेनिंग फेज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पहले जो भी डेटा, जो एक्चुअल डेटा जो हमारे पास, जो नोन क्लास का जो डेटा होता है, उसे हम यहाँ पे लेते हैं। राइट, ये ट्रेनिंग फेज होता है। यू गिव द सिस्टम लेबल डेटा, मतलब जो भी सिस्टम है उसको हम लेबल डेटा को इनपुट देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो डेटा हमारे पास एज है, राइट, इनकम, बाय, ऐसा करके। तो 50 एज यहाँ पे है, और इनकम अगर हाई होता है इनका, तो बाय करने का चांस मतलब ज्यादा होगा। राइट, एज इनका 45 है, अगर इनकम लो है तो बाय करने का चांस कम होगा। तो सिस्टम क्या करेगा ना, ये जो लेवल डेटा आप यहाँ पे दे रहे हो, इससे सिस्टम लर्न करेगा। राइट, फिर यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या है, ट्रेनिंग फेज हो गया। फिर इसके बाद मॉडल क्रिएशन है, सिस्टम बिल्ड करेगा क्लासिफिकेशन मॉडल। अब बिल्ड करने के काफी सारे हमारे पास एल्गोरिदम होते हैं, आगे भी वेट करो, बताता हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ, याद रखना, ट्रेनिंग फेज हो गया, मॉडल क्रिएट होगा, यहाँ पे सिस्टम बिल्ड करेगा इस डेटा के बेस पे क्लासिफिकेशन मॉडल। फिर टेस्टिंग फेज है, फिर हम क्या करेंगे, फिर से न्यू डेटा हम देंगे विदाउट लेबल। राइट, तो ये चीज हमारे पास ये हो गया, मतलब कैसे ये काम करता है। ठीक है, एक स्टेप और भी है, प्रिडिक्शन। मॉडल प्रिडिक्ट करेगा क्लास को, कि किस क्लास में उसको डालना है। राइट,
ये हो गया आपका कि कैसे यहाँ पे आपका काम कर रहा है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या होता है। नाउ इसके बाद बात करते हैं डेटा जनरलाइज़ेशन क्या होता है। देखो, डेटा जनरलाइज़ेशन का मतलब होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, डेटा जनरलाइज़ करना, राइट? डेटा जनरलाइज़ करना मतलब हमारे पास कोई डेटा जो होगा ना, राइट? कोई हम मान लेते हैं हमारे पास हाई लेवल डेटा है, कोई हमारे पास हाई लेवल डेटा है, उसको बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, उसको ईज़ी टू अंडरस्टैंड मैनर में कन्वर्ट कर देना, राइट? कोई डेटा है हमारे पास, उसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर दें, रीडेबल हो जाए, सिंपल मतलब हो जाए, बस समराइज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस चीज़ को हम कहते हैं डेटा को जनरलाइज़ करना। वही लिखा होगा यहाँ पे देखो, डिटेल्ड डेटा को हम सिंपल समराइज़्ड इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, यही होता है हमारे पास, ठीक है? ओके। अब ये करते कैसे हैं? जनरलाइज़ेशन हमारे पास काफ़ी तरीके होते हैं, राइट? एग्रीगेशन होता है, ग्रुपिंग करके, कॉन्सेप्ट हायरार्की ये बताया था यूनिट आई थिंक 2nd में था, राइट? तो ऐसे यहाँ पे हम करते हैं। डेटा जनरलाइज़ेशन क्या होता है समझ में आ गया होगा। जैसे देखो यहाँ पे रॉ डेटा हमारे पास डिटेल्ड डेटा इस तरीके से हो सकता है, राइट? कि एज यहाँ पे 23, 24 मतलब पूरा डिटेल है, राइट? डिटेल में यहाँ पे है, राइट? इसको हम जनरलाइज़ करके इस तरीके से एक ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है? ये देखो 20 टू 30 इसी के अंदर ये सब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बस यही होता है डेटा को जनरलाइज़ करना, ठीक? तो ये होता है जैसे यहाँ पे अलग-अलग सिटीज़ लिखा गया है, ये सिटीज़ यूपी में ही तो है, तो इसको जनरलाइज़्ड कर दो स्टेट के हिसाब से, तो ये चीज़ हो जाएगी, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, ओके। तो ये हो गया डेटा जनरलाइज़ेशन क्यों हम यूज़ करते हैं, जिससे अननेसेसरी डिटेल यहाँ पे रिमूव हो जाए, राइट? जैसे मान लो डेटाबेस में हम यूज़र का डेटा स्टोर कर रहे हैं, उसका नेम स्टोर कर रहे हैं, उसका ईमेल स्टोर कर रहे हैं और कहाँ से मतलब किस सिटी से बिलॉन्ग कर रहा है, राइट? अब देखो सिटी आप वहाँ पे इनपुट ले रहे हो, फिर वहाँ पे स्टेट भी इनपुट ले रहे हो, तो इससे अच्छा सिटी ना इनपुट लो, राइट? अननेसेसरी जो ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं होने वाली है, उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरलाइज़ कर देते हैं, बेसिकली रिमूव कर देते हैं अननेसेसरी डिटेल्स को, ठीक है? सो मेक पैटर्न ईज़ी टू यूज़, कन्वर्ट बिग डेटा टू इंटू समराइज्ड रिपोर्ट में, तो बेसिकली डेटा जनरलाइज़ेशन का मतलब क्लियर होगा, ये होता है डेटा जनरलाइज़ेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एनालिटिकल कैरेक्टराइज़ेशन। क्या होता है आपका एनालिटिकल कैरेक्टराइज़ेशन आओ इसे समझते हैं। देखो एक बार जब आपका डेटा यहाँ पे जनरलाइज हो जाएगा, राइट? तो ये स्टेप हमारा आता है उस पे एनालिसिस करने के लिए और इसी को हम क्या कहते हैं एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन कहते हैं, मतलब कि एक बार डेटा आपका जनरलाइज हो गया, नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा कि एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन हमारे पास होगा। इसका मतलब है कि क्रिएट किया जाएगा डिस्क्रिप्टिव समरी डेटा का, ठीक है? जिसमें मीन होगा, मीडियन होगा, मोड होगा, काउंट होगा, मीन मैक्स होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये होगा जिसका यूज़ करके फिर हम उस पे एनालिसिस कर पाएँगे, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन। आगे एग्ज़ाम्पल से थोड़ा देखते हैं, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जनरलाइज़ डेटा हमारे पास आ चुका है, ठीक है? यहाँ पे देखो एनालिटिकल कैरेक्टराइज़ेशन लिखा हुआ है, डिस्क्राइब करना उसी जनरलाइज़्ड डेटा को स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके, बस यही होता है, ठीक? अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देखो, सिंपल एग्ज़ाम्पल है, जनरलाइज़्ड डेटा हमारे पास ये है, एज ग्रुप जैसे पीछे भी मैंने आपको बताया, ठीक है? अब इसका एनालिटिकल कैरेक्टराइज़ेशन क्या होगा कि स्टैटिस्टिक्स बनाएँगे, कुछ टेबल वगैरह बना के उसे एनालिसिस करेंगे, बस यही होता है और कुछ नहीं, ठीक है? जैसे यहाँ पे फीचर वैल्यू लिया गया, एवरेज सैलरी ये है, मोस्ट कॉमन जॉब आईटी, परसेंटेज बाइंग प्रोडक्ट कितना है, तो ये क्या है, एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन हो जाएगा, स्टैटिस्टिक हमने यहाँ पे बना दिया, राइट? जनरलाइज डेटा का, ठीक है? सो वी डिस्क्राइब द ग्रुप यूजिंग इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स। इतना समझ में आ गया कि ये क्या होता है आपका डेटा जनरलाइजेशन और एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, राइट? क्या होता है हमारे पास बेसिकली क्लास कंपैरिजन क्या होते हैं, राइट? और काफ़ी सारे स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं, राइट? टेक्निक्स होते हैं, वो सब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज़ अ क्लास कंपैरिजन? क्लास कंपैरिजन का यहाँ पे क्या मतलब होता है, क्लास कंपैरिजन, ग्रुप कंपैरिजन बोल दो, राइट? मतलब कहने का मतलब है ना कि जो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा जो ग्रुप्स हैं, जो क्लासेस हैं, राइट? उनके डेटा को क्या करना, फाइंड करना और उनमें से कुछ सिमिलैरिटी फाइंड करना, ठीक है? मान लेते हैं जैसे हमारे पास कोई 2 मतलब एक क्लास है, राइट? एक क्लास 1 हमारे पास है, एक क्लास 2 है। इसमें बहुत सारा क्लास है, इसमें बहुत सारा डेटा होगा। अब इन दोनों क्लास में से जो सिमिलर डेटा होगा इसको निकालना, यही होता है, मतलब यही एक तरीके से हो गया क्लास को कंपेयर करना, ठीक है? Means comparing two or more classes groups of data to find how they are similar or different। समझ रहे हो? तो यही है और क्यों हमारा ये क्लास कंपैरिजन मतलब इम्पोर्टेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। इससे पता चलता है, जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है,
बोल सकते हो एक क्लास हमारे पास है बायर का और एक हमारे पास नॉन बायर्स का। दोनों का डेटा हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कुल मिला करके, राइट? अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो पाएगी कि कितने लोग बाय कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, ये चीजें क्लियर होगी, ठीक है? मेकिंग बेटर बिजनेस डिसीजन, राइट? कंपनीज कैन नो विच ग्रुप्स बाय मोर और व्हाई अ ग्रुप बिहेव्स डिफरेंटली। ये हो जाएगा हमारे पास, राइट? तीसरा हमारे पास फाइंडिंग इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, अगर हमें निकालना है एज, इनकम, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं क्लासेस को। इसके बाद हमारे पास होगा यहाँ पे बिल्डिंग लेटर क्लासिफिकेशन मॉडल्स। ओके, इट हेल्प्स टू सेलेक्ट बेस्ट एट्रीब्यूट फॉर डिसीजन ट्रीज एंड अदर क्लासिफायर। इजी डेटा अंडरस्टैंडिंग। ओके, यहाँ पे बस आपको इसका इंपॉर्टेंस लिखना है क्यों हम क्लास कंपैरिजन करते हैं, राइट? एग्जांपल इसका देखो, जैसे हमारे पास दो क्लास है, क्लास ए क्लास बी, बायर नॉन बायर का वही एग्जांपल यहाँ पे है। अब ये जब कंपैरिजन हम करेंगे ना, तो इसमें पता चलेगा कि कितने एज के ग्रुप वहां पे हैं, राइट? इनकी इनकम हाई है, लो है, ये सारी चीजें, राइट? तो इससे क्या होगा, कंपनी टारगेट कर पाएगी राइट ग्रुप को, राइट क्लास को टारगेट कर पाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा क्लास कंपैरिजन क्या होता है, ठीक है? अब स्टेप्स आओ इसका देखते हैं। ओके, तो इसका सिंपल स्टेप्स देखो बहुत इजी है, राइट? पॉइंट्स जस्ट आपको याद रखना है, चार मेन स्टेप्स होते हैं, राइट? पहला क्या है हमारे पास कि क्लास को फॉर्म करना, राइट? पहले क्या होगा, हम डेटा को मीनिंगफुल क्लास में डिवाइड करेंगे, राइट? ये तो डेटा मतलब उसमें हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं, अ, इसको मतलब क्लास में कैटेगराइज करना कुल मिला करके, ठीक है? जैसे क्लास 1 स्टूडेंट हु पास्ड, एक हमारा क्लास हो जाएगा, और दूसरा क्लास मतलब ग्रुप बोल लो, जिसमें मतलब जो फेल्ड स्टूडेंट है उनका डेटा है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, जनरलाइज करेंगे डेटा को। फिर हम डेटा को मतलब समराइज करेंगे, मतलब ग्रुप्स में, कैटेगरीज में, रीजंस में, इनकम रेंजेस में। पॉइंट्स याद रखना, फिर उसके अंदर की कहानी लिखना, ये कुछ मतलब रटना नहीं है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप में होगा, कंप्यूट करेंगे एनालिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? इसमें हम एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, कॉमन पैटर्न्स, कुछ फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे, राइट? तो ये सी चीज हमारे पास हो गई। जैसे यहाँ पे जो मतलब क्लास था, जो स्टूडेंट पास थे, मतलब इसको स्टैटिस्टिक्स में कुछ निकालेंगे डेटा। जैसे यहाँ पे ये पास क्यों थे, क्योंकि इन्होंने 4 घंटे पढ़ाई की थी, एवरेज पढ़ाई यहाँ पे कर रहे थे। ये फेल इसलिए हुए क्योंकि 1 आवर्स एवरेज पढ़ाई हो रही थी। तो इससे क्या हो रहा है, डेटा हम क्या कर पा रहे हैं, एनालिसिस कर पा रहे हैं। तो क्लास कंपैरिजन ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। चौथा हमारे पास हो जाएगा, फिर हम क्लासेस को कंपेयर करेंगे, ये कुछ इस तरीके से टेबल में, राइट? तो ये सब दिखा सकते हो। तो यही है आपका क्या कैसे क्लासेस का कंपैरिजन हम यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत ईज़ी था, ठीक है? तो क्लास कंपैरिज़न क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्लास कंपैरिज़न के स्टेप्स क्या हैं, ठीक? ये इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, राइट? अब ये क्या होता है, देखो, सिंपल, राइट? पहले तो समझना पड़ेगा यहाँ पे डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हाउ स्प्रेड आउट द डेटा वैल्यूज आर। समझ रहे हो? मतलब देखो, इट टेल्स हाउ फार द डेटा वैल्यूज आर फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम द एवरेज। जैसे मार्क्स की वैल्यू हमारे पास 10 90 दिया है, तो ये इसका देखो हाई मतलब बोल सकते हो डिस्पर्जन है, राइट? मतलब ज़्यादा यहाँ पे स्प्रेड आउट यहाँ पे हुआ है, राइट? जो वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, और दूसरे में यहाँ पे लो हमारे पास मतलब डिस्पर्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है? ओके, तो टू अंडरस्टैंड वेरिएबिलिटी इन डेटा, राइट? टू नो कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी कंपेयर्ड टू डेटा सेट, अंडरस्टैंड डेटा इक्वालिटी, ये हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है। यहाँ पे इसके कुछ बोल सकते हो मेजर, जो मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमारे पास होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी टू राइट मेजर्स यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, पहला हमारे पास है रेंज, और इसको मार्क करना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है, अच्छे से थोड़ा इसको देखना। तो रेंज यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज वगैरह आपको मिलेंगे, बट यहाँ पे बस फॉर्मूले मैंने मेंशन किए हैं, और उस पे कुछ न्यूमेरिकल नहीं करना आपको, ठीक है? तो रेंज यहाँ पे है, राइट? मतलब रेंज कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ये फुल दिखाता है बेसिकली, जो रेंज आपका मतलब कि फुल स्प्रेड ऑफ डेटा को दिखाता है। ऐसे मान लो डेटा हमारे पास ये है, रेंज हमारे पास कितना आ जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू इसमें ये है, लोवेस्ट वैल्यू ये है, तो हमारे पास रेंज इतना आ जाएगा, राइट? इसके बाद हमारे पास होगा क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा, राइट? ऑल्सो कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, राइट? क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन में दिस। अब जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है हमारे पास Q1 Q3, सो इजीली
वी कैन कैलकुलेट। तो अब इसके बाद तीसरा रेंज हो गया और क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, तीसरा मीन डेविएशन हो जाएगा। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन और मीडियन, राइट। इसका भी फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, राइट। फिर वेरिएंस निकालने का यहाँ पे ये 2 मार्क्स में ऐसे आ सकते हैं, राइट। ये मीन डेविएशन क्या होता है, क्वार्टाइल मतलब पता होना चाहिए। वेरिएंस वेरिएंस मेजर्स एवरेज स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। वेरिएशन का फॉर्मूला ये होता है, सॉरी वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास मेजर्स मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। आगे और है स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, मतलब रूट में हो जाएगा वेरिएंस का, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्टैटिस्टिकल बेस्ड एल्गोरिदम। ओके, तो अब चलो यहाँ पे देखते हैं स्टैटिस्टिकल बेस्ड एल्गोरिदम क्या है। ओके, तो देखो स्टैटिस्टिकल बेस्ड एल्गोरिदम बेसिकली ये क्लासिफिकेशन का एक मेथड है जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स का प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए जो भी डेटा आइटम है, राइट, क्लासेस में। तो यही तो है आपका स्टैटिस्टिकल पे आधारित आपका एक एल्गोरिदम, राइट, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे डेटा आइटम को एनालिसिस करने के लिए। क्लासिफिकेशन मेथड होता है। So they classify data using mathematical formulas, right? Probability, average, and distributions. So these algorithms depend on probability, mean, variance, conditional probability, Bayes theorem, statistical models. तो ये सारी चीजें इस पे मतलब ये बेस्ड होता है और ये एल्गोरिथम हमारा मेन क्लासिफिकेशन में ही यूज होता है। ओके, सो स्टैटिस्टिकल बेस्ड एल्गोरिथम ये हो गया, इजी टू इम्प्लीमेंट है, वर्क्स वेल विद लार्ज डेटा सेट हो गया, फास्ट इन क्लासिफिकेशन, गिव एक्यूरेट प्रोबेबिलिस्टिक रिजल्ट, गुड फॉर टेक्स्ट माइनिंग, स्पैम डिटेक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस। नोट्स रहेगा आपके पास, जब रीड करोगे ना अच्छे से समझ में ही आएगा। ये यूनिट थोड़ा उस टाइप का है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है, थोड़ा हो रहा होगा प्रॉब्लम ना समझ में आ रहा हो, तो जब नोट्स रहेगा पढ़ोगे लाइन टू लाइन तो इजी क्लियर हो पाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। यहाँ पे फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसके कुछ मतलब एल्गोरिदम है, राइट। स्टैटिस्टिकल बेस्ड एल्गोरिदम में हमारे काफी सारे एल्गोरिदम ऐसे हमारे पास नेव बेस क्लासीफायर एल्गोरिदम हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। दूसरा बेसियन बिलीफ नेटवर्क हमारे पास दिया है, स्टैटिस्टिकल डिसीजन ट्री हमारे पास दिया हुआ है और देख लेते हैं, राइट। तो नेव बेस्ड क्लासीफायर यानी मोस्ट कॉमन हमारे पास ये है, राइट। ये बेसिकली हमारा जो स्टैटिस्टिकल बेस्ड एल्गोरिथम हमारे पास होता है ये यूज होता है प्रेडिक्ट करने के लिए क्लास को, राइट। this classifier is used for predicting the class, okay। so इसमें फॉर्मूला हमारे पास ये होता है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई प्रायर अपॉन में एविडेंस, ठीक है। तो ये हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पे ना काफी सारी चीजें, जैसे यहाँ पे आपने एआई सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो काफी सारी चीजें हमें मैच कर रही है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेव बेस्ड क्लासीफायर हमारे पास एक बेस थ्योरम होता है, राइट, जो प्रेडिक्ट करता है क्लास को, ओके, कि कोई जैसे ईमेल आता है तो वो स्पैम है कि नहीं, वहां पे यही एल्गोरिदम क्लासीफायर में भी यूज हो सकता है कॉन्सेप्ट, राइट। राइट, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब उसके बाद बेसियन बिलीफ नेटवर्क होता है, इसे हम बेसियन नेटवर्क भी कहते हैं। ये ग्राफ बेस्ड मॉडल होता है, ठीक है। ग्राफ बेस्ड मॉडल होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास बोल सकते हो नोड्स एजेस होते हैं, राइट, जहाँ पे नोड वेरिएबल्स को दिखाते हैं और एजेस डिपेंडेंसीज ये सारी चीजें, राइट। जैसे अभी यहाँ पे मेरे माइंड में एक एग्जांपल आ रहा है, सपोज करते हैं यहाँ पे रेन है, राइट, यहाँ पे स्प्रिंकलर्स हैं, राइट, और यहाँ पे ग्रॉस है, राइट। अब देखो ग्रॉस का वेट होना, ग्रॉस हमारा कब वेट होगा, ग्रॉस हमारा तब वेट होगा जब वर्षा होती है, देन रेनिंग होगा, देन ग्रास हमारा वेट होगा यानी गीला होगा। या हो सकता है कि स्प्रिंकलर हमारा मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ी थोड़ी बरसात हो, राइट, छिड़काव टाइप का, तो तब भी हमारा यहाँ पे वेट हो सकता है, ठीक है। अब स्प्रिंकलर कब होगा, जब वर्षा होगी, तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, यही तो है आपका बेसियन बिलीफ नेटवर्क, राइट, जो ग्राफिकल मॉडल स्ट्रक्चर होता है, ओके। तो यही है बेसिकली, ठीक है, जैसे कि कैसे वेरिएबल्स एक एक दूसरे को प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे इन्फ्लुएंस किए हुए हैं, ठीक। तो यही है आपका बेसियन बिलीफ नेटवर्क। स्टैटिस्टिकल डिसीजन ट्री की बात करें तो यहाँ पे डिसीजन ट्री होता है जो स्प्लिट होता है, राइट। स्टैटिस्टिकल मेजर का यूज करके जिनी इंडेक्स एंट्रोपी इंफॉर्मेशन गेन, ऑल्दो डिसीजन ट्री आर नॉट प्योरली स्टैटिस्टिकल स्प्लिटिंग क्राइटेरिया, द स्प्लिटिंग क्राइटेरिया आर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशंस। यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिट करते हैं डेटा को वेयर प्योरिटी इज हाईएस्ट यूजिंग स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिकली
स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम, राइट? ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिस्टेंस डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम, राइट? डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम क्या है? देखो, बेसिकली ये भी हमारा एक एल्गोरिदम है जिसका यूज करते हैं हम क्लासीफाई करने के लिए, राइट, डेटा को, बट डिस्टेंस का यूज करके, राइट? डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स का यूज करके हम डेटा को क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं, किस एल्गोरिदम से? डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम से, ठीक है? सो दे डिसाइड सिमिलैरिटी बेस्ड ऑन हाउ क्लोज और फार डेटा पॉइंट्स आर फ्रॉम ईच अदर, राइट? अगर दो डेटा पॉइंट्स बहुत क्लोज हैं तो सिमिलैरिटी वहां पे होगी, सिमिलर होगा, अगर बहुत दूर हैं तो डिफरेंट होगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा ना कि कुछ फॉर्मूलेज हमारे यहाँ पे यूज होते हैं डिस्टेंस के लिए, जैसे यूक्लिडियन, मतलब यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है, राइट? और यहाँ पे मैनहट्टन डिस्टेंस करके है, मिन्कोस्की डिस्टेंस करके है, राइट? देखना यहाँ पे, तो ये सारे अभी आगे मैं बताने वाला हूँ क्या क्या यहाँ पे फॉर्मूले हैं। आई थिंक यहाँ पे ये आगे मेंशन है, ये देखो यहाँ पे, राइट? तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूले रटना नहीं है, बस समझ के रखना है, लिख देना है एग्जाम में, राइट? अगर ये एल्गोरिथम आता है तो एक्सप्लेन ऐसे ही करना है। ओके, सो क्यों यूज करते हैं इसको? इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि हमें यहाँ पे डेटा को क्या करना है? डिस्टेंस के बेस पे क्लासीफाई करना है, दैट इज व्हाई वी यूज डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम। अब इसमें इंपॉर्टेंट कुछ एल्गोरिदम इसके अंदर होते हैं, जैसे के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम हमारे पास है, जो डिस्टेंस बेस्ड क्लासीफाई करता है, ठीक है? तो कैसे काम करता है? बेसिकली हम क्या करते हैं, एक वैल्यू लेते हैं के का, अब ये चीजें ना बिल्कुल भी आई एक्सेप्ट की नहीं समझ में आएगी कि ऐसी मैं बता दे रहा हूँ थ्योरेटिकल आपको चीजें, ये इसका डिटेल एल्गोरिदम होता है, ठीक है? बट मैं फिर भी आपको चीजें क्लियर कर रहा हूँ कि जैसे अगर मान लेते हैं ये एग्जाम में आ रहा है, राइट? क्योंकि अगर देखो फोर्थ यूनिट से कुछ भी अगर आता है तो मतलब ज्यादा चांसेस यही है कि एक आध न्यूमेरिकल वहां पे मे भी आ जाए, राइट? बाकी यहाँ पे थ्योरी ही रहेगी और ऑप्शन में आपका हो जाएगा, राइट? तो ज़्यादा इसमें मतलब मैं और भी इन डेप्थ नहीं जाना चाहता हूँ, राइट? क्योंकि फिर बहुत मतलब लेंदी हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे आपको कंप्लीट करना है, सारी चीज़ आपकी तैयार हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे के नियरेस्ट नेबर मतलब डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे काम करता है? यहाँ पे हम वैल्यू चूज करते हैं के, राइट? फिर न्यू डेटा पॉइंट के लिए फाइंड करते हैं के नियरेस्ट पॉइंट डिस्टेंस का यूज करके, और द क्लास विच अपीयर्स मोस्ट अमंग नेबर्स वही फाइनल क्लास हो जाती है, राइट? तो ये जैसे देखो, एक सिंपल एग्जांपल है, टू क्लासिफाई अ स्टूडेंट एज पास और फेल, हम क्या करेंगे? चेक करेंगे थ्री नियरेस्ट स्टूडेंट को, राइट? अगर दो मतलब उसमें से अगर क्या है, पास है, तो तीसरा में भी पास हो, राइट? तो ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे है, सॉरी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस के बेसिस पे है, मतलब कि वैल्यू क्या होगी, ठीक है? तो ये हमारा के नियरेस्ट नेबर हमारे पास होता है, के मींस क्लस्टरिंग डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम हमारे पास है। दिस इज अ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम नॉट क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम के क्लस्टर को मतलब सेलेक्ट करते हैं, फिर असाइन करते हैं पॉइंट्स को नियरेस्ट क्लस्टर के साथ, फिर अपडेट करते हैं क्लस्टर के सेंटर को, रिपीट करते हैं जब तक स्टेबल नहीं हो जाता, ठीक है? तो ये के मींस क्लस्टरिंग हमारे पास होता है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे जो फ़ॉर्मूले मैंने भी आपको बताए थे, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास हैं डिस्टेंस मेज़र करने के, राइट? तो यूक्लिडियन मतलब हमारे पास डिस्टेंस मतलब फ़ॉर्मूला हमारे पास है कुछ इस तरीके से, ड इज़ इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जस्ट याद रखो, इसी फ़ॉर्मूले को आता है, तो लिख सकते हो, ठीक है? फिर एक फ़ॉर्मूला हमारे पास ये है जिसमें कि हम हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं बाय दिस फ़ॉर्मूला, एंड लास्ट वन इज़ मिन्कोस्की डिस्टेंस, व्हिच इज़ जनरल फॉर्म होता है डिस्टेंस फ़ॉर्मूला कैलकुलेट करने का, ठीक है? तो एडवांटेज सिंपल कैलकुलेशन है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, इफेक्टिव फॉर कंटीन्यूअस न्यूमेरिकल डेटा, वर्क्स वेल फॉर द पैटर्न रिकॉग्निशन, नो कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग नीडेड, ओके? तो ये था हमने यहाँ पे देखा डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम, ओके? अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डिसीजन ट्री बेस्ड एल्गोरिदम। ठीक है, डिसीजन ट्री बेस्ड एल्गोरिदम क्या है? सबसे पहले डिसीजन ट्री क्या होता है? एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जैसे देखो कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन होते हैं, राइट? सिंपल डिसीजन तो हम इजीली उसे यस नो में कैटेगराइज कर सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन होते हैं ना उसके लिए हम क्या करते हैं, डिसीजन ट्री बनाते हैं और वो बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स डिसीजन को सॉल्व कर देता है। तो एक मेथड है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट नोड मतलब रूट नोड पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन होता है, फिर ऐसे-ऐसे मतलब ब्रेक होता चला आता है, अभी आगे मैं दिखाता भी हूँ, ठीक है? तो वही इंटरनल नोड हमारे पास होता है, लीफ नोड हमारे पास होता है, लास्ट में जो सॉल्यूशन हमारे पास आता है, ठीक है? सो डिसीजन ट्री एल्गोरिथम्स क्रिएट करते हैं एक सीरीज ऑफ यस नो क्वेश्चन टू क्लासिफाई डेटा, राइट? मेजर हमारे पास डिसीजन ट्री एल्गोरिथम्स हमारे पास यहाँ पे दिए हैं, जैसे ID3 है, राइट? और C4.5 यहाँ पे है, और कार्ट करके यहाँ पे दिया है, राइट? तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख लेते हैं। ये डिसीजन ट्री एल्गोरिथम आपने कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट पढ़ा पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी ये था, राइट?
तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। देखो डिसीजन ट्री एल्गोरिदम, राइट, 3 मोस्ट इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं एल्गोरिदम, राइट। आईडी3 आइटरेटिव डाइक्टोमाइज़र यहाँ पे हमारे पास होता है, राइट। इसमें हम यूज़ करते हैं एंट्रोपी का और इन्फॉर्मेशन गेन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एट्रिब्यूट को चूज़ करते हैं हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन का मतलब गेन के साथ, राइट। उसके बाद बिल्ड करते हैं ट्री को टॉप टू बॉटम, फिर रिपीट करते हैं जब तक डेटा क्लासिफाई नहीं हो जाता। जैसे एग्जांपल से क्लियर होगा, जैसे मान लो इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट प्ले और डोंट प्ले, हमें ये फाइनल देखना है कि हमें प्ले करना है कि नहीं प्ले करना है। सो आउटलुक स्किप द हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन यूज्ड करेंगे एज अ रूट इसे। फिर देन ह्यूमिडिटी, वाइन, देन एक्सेट्रा, ये चीज भी यहाँ पे देखी जाएगी, राइट। कि ह्यूमिडिटी सही है कि नहीं, वाइन ज्यादा नहीं है, ये है कि नहीं, राइट। उसी के बेस पर डिसाइड होगा प्ले करना है कि नहीं करना है। सो ID3 वर्क्स करता है, वर्क्स वेल फॉर द स्मॉल कैटेगरीज डेटा सेट के लिए, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास है, तो इसमें दो चीजें, एंट्रोपी, इन्फॉर्मेशन गेन हमारे पास यूज होता है। C4.5 एल्गोरिदम, ये इम्प्रूव्ड वर्जन है ID3 का। सो यहाँ पे क्या है, C4.5 एक अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। हैंडल करता है कंटिन्यूअस वैल्यूज को भी, ये मिसिंग वैल्यूज को भी हैंडल करता है। इसमें गेन रेशियो ये यूज करता है, ठीक। तो C4.5 एल्गोरिदम ये हो गया। इसके बाद हमारे पास है कार्ड क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज। कार्ड इज अ पावरफुल ट्री बिल्डिंग मेथड, राइट। इसमें हम जिनी इंडेक्स यूज करते हैं, ओके, अच्छे से क्लासिफाई करने के लिए। और फीचर की बात करें, क्रिएट ओनली बाइनरी स्प्लिट, राइट, यस नो में ही ये स्प्लिट करता है। क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन में यूज होता है, बहुत फास्ट होता है, लार्ज डेटा सेट के लिए ये अच्छा होता है, ठीक है। ML सिस्टम वगैरह में यूज होता है। अब बात करें हाउ ऑल डिसीजन ट्री एल्गोरिथम वर्क्स, इसका स्टेप्स यही मेन है, राइट। देखो यहाँ पे पहला है कि हम बेस्ट एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। फिर हम डेटा सेट को स्प्लिट करते हैं, फिर चाइल्ड नोड को वहां पे क्रिएट करते हैं, रिपीट करते रहते हैं जब तक कि जो ट्री है प्योर नहीं बन जाता, ठीक है। ऑल रोज आर इन वन क्लास, नो एट्रीब्यूट्स लेफ्ट, ट्री बिकम्स प्योर। और लीफ नोड गिव्स द फाइनल, और लीफ नोड से हमें क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास डिसीजन ट्री एल्गोरिदम, राइट, क्या होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक PYQs भी देख लेते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे देखो 2022-23 में आया था, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। डिस्कस करिए वेरियस इश्यूज रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन। क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शंस के रिगार्डिंग काफी सारे इश्यूज होते हैं, वो हमें यहाँ पे बताने थे। तो पहला हमारे पास डेटा क्वालिटी इश्यूज होता है, मतलब यहाँ पे डेटा हमारा मतलब मिसिंग वैल्यूज भी हो सकता है, मतलब कि डेटा की क्वालिटी सही नहीं होगी, नॉइजी या इनकंसिस्टेंट डेटा, पुअर क्वालिटी डेटा हो सकता है, ठीक है। ओवरफिटिंग हो सकता है, मॉडल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अंडर फिटिंग भी हो सकता है, मॉडल बहुत सिंपल भी हो सकता है, ऐसा। तो ये चीजें हमारे पास मतलब क्लासिफिकेशन प्रोडक्शन के कुछ इश्यूज हैं, पॉइंट्स याद रखना है। हाई डायमेंशनैलिटी भी हमारे पास, टू मेनी एट्रीब्यूट फीचर हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। और इम्बैलेंस्ड डेटा होता है, वन क्लास हैज मेनी मोर सैंपल्स देन द अदर्स। और चूजिंग द राइट एल्गोरिदम, राइट, ये भी एक इशू है, राइट, चैलेंज है। डिसीजन ट्री चूज करना है कि नैप बेस KNN क्या चूज करना है, ये भी अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है, ठीक है। पैरामीटर सिलेक्शन यहाँ पे करना इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिदम्स नीड प्रॉपर पैरामीटर्स, राइट। रॉन्ग पैरामीटर दैट मींस रॉन्ग रिजल्ट, बैड एक्यूरेसी, नॉइज एंड आउटलायर्स हो जाएगा। एक्सट्रीम और इनकरेक्ट वैल्यूज मिसलीड द मॉडल, राइट, नीड क्लीनिंग बिफोर ट्रेनिंग। फिर लास्ट में ट्रेनिंग टाइम एंड कॉस्ट हो जाएगा, मतलब कि लार्ज डेटा सेट रिक्वायर मोर टाइम एंड ट्रेनिंग आल्सो। इंटरप्रेटेबिलिटी, सम मॉडल्स आर हार्ड टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू डिसीजन मेकर, डिफिकल्ट फॉर डिसीजन मेकर, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने देख लिया वेरियस इश्यूज रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन एंड प्रोडक्शंस, ओके। तो यहाँ तक आपका ये पार्ट फर्स्ट का जो है लेक्चर हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड, जो कि था आपका क्लस्टरिंग। हमने क्लासिफिकेशन का देख लिया जो कुछ भी था, ठीक है। परेशान नहीं होना है, जो जो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ बस आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, तैयार हो जाएगा आपका ये यूनिट, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग यूनिट है, बट हाँ, अच्छे से जब पढ़ोगे नोट्स रहेगा तो समझ में आएगा। चलो अब यहाँ पे ये दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्लस्टर क्या होता है, राइट। और बार-बार बता चुका हूँ, यूनिट फर्स्ट से देख रहे हो तो क्लियर होगा। क्लस्टर सिस्टम ऑलरेडी हमने बात कर रखा है, मल्टीपल वहाँ पे क्या होते हैं, एक चीज़ मतलब सॉरी, यहाँ पे से मान लेते हैं कंप्यूटर है यहाँ पे, राइट। तो क्या है यहाँ पे, बहुत सारा कंप्यूटर है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्टोरेज सिस्टम है, राइट। तो ये सब क्या कर रहा है, सेम स्टोरेज को यहाँ पे बेसिकली शेयर कर रहा है, राइट। तो ये क्लस्टर सिस्टम हो जाएगा, राइट। तो ये क्लस्टरिंग यही होता है बेसिकली, ठीक है। ओके, सो क्लस्टरिंग में क्या होता है ना, डेटा कैन कम्स इन द डिफरेंट फॉर्मेट, राइट। तो यहाँ पे हमें देखना है मतलब कि डेटा टाइप्स जो क्लस्टर एनालिसिस में यूज होता है वो चीज, तो वहां पे यही लिखा है क्लस्टरिंग में डेटा मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में आ सकता है,
ठीक। तो मतलब ईच टाइप रिक्वायर्स अ डिफरेंट डिस्टेंस मेजर्स और सिमिलैरिटी रूल्स। ये मेन डेटा टाइप्स यहाँ पे कुछ है, राइट। पहला हमारे पास हो सकता है न्यूमेरिकल डेटा जो है, जो मतलब कंटिन्यूअस डेटा जो होगा, जैसे हो सकता है दीज आर द नंबर दैट कैन टेक एनी वैल्यू, हाइट, वेट, एज, इनकम, टेम्परेचर, ये सब हमारे पास यहाँ पे हो सकता है, राइट। न्यूमेरिकल डेटा वैल्यूज अदर डेटा टाइप यहाँ पे क्लस्टर एनालिसिस में हो सकता है। बाइनरी डेटा हो सकता है, डेटा दैट हैज ओनली टू वैल्यूज, यस, नो, जीरो, वन, ट्रू, फॉल्स, राइट। लाइक जेंडर में मेल, फीमेल, एग्जाम पास, यस, नो, ट्रू, फॉल्स, ये सारी चीजें। तो डेटा टाइप आपको बताना है, न्यूमेरिकल डेटा, बाइनरी डेटा, नॉमिनल यानी कैटेगराइज डेटा, कैटेगोरिकल यहाँ पे डेटा। ओके, सो बेसिकली दीज आर दी कैटेगरीज विथ नो ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पे इसका कोई ऑर्डर नहीं है, राइट। ये कलर मतलब कि यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होता है। जैसे कलर में देखो, रेड, ब्लू, ग्रीन है, ग्रीन, रेड, ब्लू, ऐसे हो सकता है। तो मतलब ये नॉमिनल डेटा हो सकता है, ठीक। सो कैन नॉट मतलब बेसिकली बोल सकते हो कैटेगराइज विथ ऑर्डर। ओके, ऑर्डिनल डेटा हो सकता है, दीज आर कैटेगरीज विद ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर होता है, जैसे रैंकिंग किसी का अगर है, रैंकिंग डेटा है, तो वो ऑर्डर में होना चाहिए, राइट। फर्स्ट रैंक इसका है, सेकंड ये, थर्ड ये। तो ये सब हमारे पास डेटा मतलब हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में आ सकते हैं, यू नो। इसके बाद रेशियो स्केल्ड डेटा होगा यहाँ पे, लाइक न्यूमेरिकल डेटा बट विद अ ट्रू जीरो यहाँ पे होता है, राइट। वेट कितना है एग्जैक्ट, वहाँ पे डेसिमल पूरा यहाँ पे सही होता है, ठीक है। हाइट, स्पीड, डिस्टेंस, एज, तो ये चीज हमारे पास होगा, ठीक। और मिक्स्ड टाइप डेटा हमारे पास होता है, इसमें एज, जेंडर, मतलब चीजें मिक्स हो जाएगी, जो भी हमने ऊपर देखा, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप जो यूज होता है क्लस्टर एनालिसिस में। ओके, बात करते हैं यहाँ पे सिमिलैरिटी एंड डिस्टेंस क्या होता है, सिमिलैरिटी एंड डिस्टेंस मेजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो क्लस्टरिंग में ना, ये तो हमें पता ही है, हम ग्रुप करते हैं सिमिलर आइटम्स को टुगेदर, ठीक है। जो सिमिलर सेम टाइप्स के जो आइटम होगा उसका हम क्लस्टर बना देते हैं, ठीक है। सो टू डू दैट वी मस्ट मेजर हाउ क्लोज और फॉर टू डेटा पॉइंट्स आर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई एक सिस्टम है, यहाँ पे कोई सिस्टम है, तो ये डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में मतलब कितना डेटा पॉइंट कितना है, राइट। हाउ क्लोज और फॉर दिस सिस्टम, ऐसा नहीं कि ऐसी क्लस्टर बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कहने का बस मतलब यही है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेजर करते हैं। तो वही है सिमिलैरिटी एंड डिस्टेंस मेजर्स का मतलब यही है कि हाउ क्लोज और फॉर टू डेटा पॉइंट्स आर। अगर डिस्टेंस मेजर मतलब हाउ फार टू पॉइंट्स आर, सिमिलरिटी मेजर में हाउ क्लोज टू पॉइंट्स आर, ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ पे मेजर करता है, ओके। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा दैट मीन्स लेस सिमिलैरिटी फिर उसमें होगी, सिंपल सी बात है, वो ज्यादा क्लोज है ही नहीं, राइट। अगर डिस्टेंस कम है तो बहुत ज्यादा क्लोज है, यानी कि मोर सिमिलर होगा, ठीक। तो ये होता है, इसमें तीन फॉर्मूले जो मैंने भी आपको पीछे बताया ना, वही यहाँ पे है, राइट। फॉर्मूलेज यहाँ पे मतलब वही है, इसका एक एग्जांपल भी है, जैसे पॉइंट ए हमारे पास है, बी है, तो इसका कुछ यहाँ पे सॉल्व करके ऐसे दिखा दिया गया, बाकी बस आपको ऐसे लिख देना है यहाँ पे, राइट। कैसे, ये क्या करता है, ये डिस्टेंस मेजर करता है, और यहाँ पे भी तो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो ये चीज हमारे पास होता है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे था, ये भी हम यूज कर सकते हैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। और इन कॉस के डिस्टेंस, ये तो जनरल फॉर्म होता है, राइट। यहाँ पे लिखा है यू डोंट नीड फॉर्मूला इन एग्जाम, जस्ट आपको राइट करना है, राइट। इट इज जनरलाइज डिस्टेंस होता है मेजर करने के लिए, दो इंक्लूड दैट इंक्लूड्स यूक्लिडियन एंड मैनहट्टन एज अ स्पेशल केसेस के लिए, ओके। तो ये बेसिकली सिमिलरिटी एंड डिस्टेंस मतलब मेजर क्या होता है, समझ में आया होगा, ठीक है। डिस्टेंस हमने अभी मेजर्स देख लिया, कैसे डिस्टेंस मेजर करते हैं फॉर्मूले के, उसके बाद सिमिलैरिटीज भी हमारे पास है, राइट। कोसाइन सिमिलैरिटी यहाँ पे है, मेजर्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच में हम एंगल को मेजर करते हैं, राइट। और यहाँ पे जकार्ड सिमिलैरिटी हमारे पास है, यूज्ड फॉर बाइनरी और कैटेगोरिकल मतलब हमारे पास डेटा जो होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कॉमन एलिमेंट्स पर टोटल यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट हो जाएगा, मेजर सिमिलैरिटी फॉर द बाइनरी डेटा, ओके। तो ये सिमिलैरिटी मेजर हम इस तरीके से करते हैं। तो ये था हमारे पास यहाँ पे सिमिलैरिटी एंड डिस्टेंस मेजर क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या होता है, चलो समझते हैं। तो ये भी एक क्लस्टरिंग मेथड है जो बिल्ड करता है क्लस्टर को एक ट्री स्ट्रक्चर में, राइट। जैसे हम डेंड्रोग्राम कहते हैं, राइट, जैसे हम डेंड्रोग्राम कहते हैं। क्या है बेसिकली हायरार्किकल क्लस्टरिंग, एक मेथड है जो बिल्ड करता है क्लस्टर को ट्री स्ट्रक्चर में, जैसे हम डेंड्रोग्राम कहते हैं। इट कीप्स जॉइनिंग डेटा स्टेप बाय स्टेप टू फॉर्म क्लस्टर इन अ हायरार्की टॉप टू बॉटम, ओके। इस नेम को भी याद रखना है यहाँ पे। कितने टाइप्स की क्लस्टरिंग यहाँ पे
मतलब हायरार्किकल क्लस्टरिंग होती है, 2 टाइप्स की मेनली यहाँ पे होती है। बॉटम अप हो जाएगा, दूसरा टॉप डाउन हो जाएगा। बॉटम अप को एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग कहते हैं यहाँ पे, राइट? दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। हम क्या करेंगे इसमें, स्टार्ट करेंगे ईच डेटा पॉइंट को एक सिंगल क्लस्टर से, फिर 2 क्लस्टर वहाँ पे हम 2 मतलब क्लोज़ेस्ट क्लस्टर को हम फाइंड करेंगे, मर्ज कर देंगे, रिपीट करेंगे जब तक वन बिग क्लस्टर नहीं बन जाता। एग्ज़ाम्पल जैसे ये हमारे पास अलग-अलग सेपरेट हैं, राइट? हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे ए, बी को, फिर सी, डी को, फिर राइट? फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए, बी एंड सी, डी पूरे को मर्ज कर देंगे, क्लस्टर बना देंगे। ये थोड़ा डायग्राम करके आप बता दिखा सकते हो। लाइक हमारे पास ए है, राइट? बी है, तो हम पहले इसे मर्ज करेंगे, फिर यहाँ पे सी, डी जो होगा इसे मर्ज करें, फिर पूरे को मर्ज कर देंगे, ऐसा कुछ, ठीक है? तो ये हमारे पास होता है बॉटम अप यहाँ पे क्लस्टरिंग। नाउ हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉप डाउन, राइट? तो इसमें ये अपोजिट होता है जस्ट उसका बॉटम अप का। इसमें क्या करेंगे, एक बिग क्लस्टर से स्टार्ट करेंगे और उसे ब्रेक करते चले आएँगे, राइट? तो सिंपल में ये है। और डेंड्रोग्राम क्या है यहाँ पे लास्ट में, तो ये तो वही देखा हमने, ट्री डायग्राम है जो शो करता है कहाँ पे पॉइंट मर्ज होगा, क्या डिस्टेंस होगी, हाउ क्लस्टर वर फॉर्म्ड, ओके? विजुलाइज कर पाते हैं चीजों को, मतलब क्लस्टर को इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? तो ये होता है हमारे पास हायरार्किकल क्लस्टरिंग, समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारे पास क्योर एंड कैमेलॉन क्या होता है, कैमेलियन क्या होता है, राइट? क्योर, राइट? क्लस्टरिंग यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव, ये इसका मतलब बोल सकते हो, इसका ये तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट? तो ये इसका फुल मतलब मीनिंग है क्लस्टरिंग यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव। देखो, क्योर इज अ हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम जो यूज करता है मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स को, नॉट जस्ट वन सेंट्रोइड, टू फॉर्म बेटर क्लस्टर। देखो, यहाँ पे क्या होगा ना, जो भी डेटा होगा हम उसे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे रैंडम सैंपल को, फिर उसका पार्टीशन करते हैं, फिर पार्शियली क्लस्टर पार्टीशन होगा, फिर एलिमिनेशन हो जाएगा आउटलायर्स का, फिर क्लस्टर पार्शियल क्लस्टर्स बनेगा, फिर लेबल डेटा हो जाएगा, फिर उसका क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा। ये डायग्राम बनाना क्या है आपको समझ में आया, कि बेसिकली एक एल्गोरिदम है क्लस्टरिंग का जिसमें हम मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव का यूज करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हम पहला स्टेप क्या था, यहाँ पे रैंडम सैंपल वहाँ पे ड्रॉ करेंगे, टेक अ स्मॉल रैंडम सैंपल फ्रॉम द बिग डेटा सेट, राइट? इसके बाद पार्टीशन का सैंपल होगा, डिवाइड द सैंपल इनटू स्मॉलर चंक्स और पार्टीशन। फिर थर्ड स्टेप में पार्शियली क्लस्टर पार्टीशन होता है, अप्लाई अ क्लस्टरिंग एल्गोरिदम ऑन ईच पार्टीशन, ठीक है? तो मतलब हर पार्टीशन पे वहाँ पे हम एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, फिर एलिमिनेशन होगा जो भी आउटलायर्स होंगे, राइट? पॉइंट्स को हम रिमूव कर देंगे जो बिलॉन्ग नहीं कर रहा होगा किसी भी क्लस्टर से, ठीक? उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, क्लस्टर पार्शियल क्लस्टर यहाँ पे होगा। नाउ द क्लस्टर द पार्शियल क्लस्टर ऑब्टेन्ड अर्लियर इनटू फाइनल क्लस्टर, ठीक है? फिर लेबल डेटा हो जाएगा डिस्क पे। देखो जैसे यहाँ पे डायग्राम में सैंपल था, इस तरीके से क्लस्टर बना, तो मतलब डायग्राम बना देना इस तरीके से करके, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है, बोल सकते हो क्लस्टरिंग यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव क्योर, राइट? अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, कैमेलियन क्लस्टरिंग क्या होता है। कैमेलियन इज अ हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम दैट अडॉप्ट चेंजेस इट्स मर्जिंग डिसीजन बेस्ड ऑन क्लस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या करता है कैमेलियन, जो क्या करता है ना, मर्ज करता है क्लस्टर को, राइट? ओनली इफ दे आर रियली सिमिलर इन डेंसिटी एंड शेप। ऐसा नहीं बट डिस्टेंस बहुत क्लोजेस्ट है तब वहाँ पे मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली अगर वो उसका जो डेंसिटी है, उसका जो शेप है, उस बेस पे यहाँ पे ये उसको मर्ज करेगा, राइट? क्लस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। ओके, कैसे काम करता है, फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे डेटा को सब क्लस्टर में, फिर मर्ज करेंगे सब क्लस्टर को ओनली इफ द डेंसिटीज आर सिमिलर, शेप्स आर सिमिलर, वेल कनेक्टेड होगा देन। ओके, तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे है। कैमेलियन क्लस्टरिंग क्या होता है? अब इनमें थोड़ा डिफरेंस की बात करें तो टेबल वाइज़ आप बता सकते हो, इसमें रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स यूज़ होता है, राइट? बेसिक्स, राइट? एडैप्टेबिलिटी, डेंसिटी, शेप पे बेस होता है ये। रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट डिस्टेंस चेक करता है, इनमें इंटरकनेक्टिविटी एंड प्रॉक्सिमिटी चेक होती है। साइज़ डिफरेंस यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी हैंडल होता है ये, मतलब शेप डिफरेंस के लिए गुड है, एक्सीलेंट है, लिमिटेड, वेरी गुड। डेंसिटी डिफरेंस के लिए लिमिटेड है और ये बहुत अच्छा है। इर्रेगुलर क्लस्टर और कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के लिए ये बेस्ट होता है, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कि है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड्स, राइट? देखो, डेंसिटी बेस्ड मेथड्स मतलब ये भी आपका एक मेथड है जो क्लस्टर को फॉर्म करता है बाय लुकिंग एट द डेंस एरिया ऑफ द डेटा पॉइंट्स, ठीक है? क्लस्टर वही एरियाज वेयर पॉइंट्स आर क्राउडेड टुगेदर, ठीक है? तो डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड हमारे पास होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, डेंस एरिया मतलब देखते हैं डेटा पॉइंट का कितना
है, राइट। अब इसमें मतलब 2 मेथड होते हैं डेंसिटी बेस्ड में। पहला हमारे पास है डीबी स्कैन, पहला हमारे पास है डीबी स्कैन, दूसरा हमारे पास है ऑप्टिक्स। तो पहला देखते हैं डीबी स्कैन, डेंसिटी बेस्ड स्पेशियल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइज़। इसमें क्या होता है, ये क्लस्टर को मतलब फॉर्म करता है, 2 पैरामीटर यूज़ करता है। पहला ईपीएस एप्सिलॉन यहाँ पे होता है द रेडियस, ये इसको डिनोट करता है, ये डिस्टेंस को टू सर्च फॉर द नेबर्स। और मिन पीटीएस पॉइंट्स हमारे पास होता है मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, ओके, रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ डेंस रीजन। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे 2 पैरामीटर यूज़ करता है। कैसे काम करता है देखो, एक पॉइंट हम पिक करते हैं, राइट? फिर हम चेक करते हैं हाउ मेनी नेबर्स आर विदिन एप्सिलॉन, ओके, कितने मतलब नेबर्स वहाँ पे बोल सकते हो डिस्टेंस में है, राइट? इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इफ नेबर्स, अगर नेबर की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल होगा मिनिमम बोल सकते हो पॉइंट से, राइट? तो एक क्लस्टर यहाँ पे बनेगा, ओके। इसके बाद एक्सपेंड द क्लस्टर बाय एडिंग ऑल रीचेबल पॉइंट्स, पॉइंट्स दैट कैन नॉट बी रीच्ड, दैट मीन्स वो नॉइज है, राइट? सिंपल एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है, राइट? इमेजिन करो पीपल स्टैंडिंग इन अ ग्राउंड, मेनी पीपल टुगेदर, तो क्या होगा, क्लस्टर हो जाएगा। सिंगल पर्सन अलोन वहाँ पे मतलब क्या कर रहा है, नॉइज़ कर रहा है। दिस इज़ एक्ज़ैक्टली कैसे मतलब ये डीबी स्कैन कैसे काम करता है, ठीक है? ये डायग्राम बनाना और ये स्टेप्स लिख देना, कैसे काम करता है। तो डीबी स्कैन क्लियर हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें जो एल्गोरिथम है ऑप्टिक्स, राइट? इसका भी मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है। देखो, ऑर्डरिंग पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है? ऑप्टिक्स भी आपका एक इम्प्रूव्ड वर्ज़न है डीबी स्कैन का। It does not form one final cluster directly. Instead, it creates an ordered list showing cluster structure. Okay, ये देखो, इसमें क्या है बेसिकली, डिफरेंट डेंसिटी जो क्लस्टर होता है उसे ये हैंडल करता है, ठीक है? अ, और ये चूज करता है करेक्ट एप्सिलॉन को, ठीक है? और इसके बाद ऑप्टिक्स सॉल्व दिस बाय यूजिंग रीचेबिलिटी डिस्टेंस और ऑर्डरिंग ऑफ पॉइंट्स। कैसे काम करता है ऑप्टिक्स, बेसिकली फॉर ईच पॉइंट कंप्यूट कोर डिस्टेंस एंड रीचेबिलिटी डिस्टेंस हो जाएगा। ऑर्डर द पॉइंट्स बेस्ड ऑन दिस डिस्टेंस, प्लॉट करेंगे रीचेबिलिटी पॉइंट को ग्राफ पे, राइट? फिर वैली मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, वैलीज यानी लो रीचेबिलिटी होगा, क्लस्टर हमारा होगा पीक्स, हाई रीचेबिलिटी, बाउंड्रीज एंड नॉइज हमारे पास हो जाएगा। तो ये ऑप्टिक्स कैसे काम करता है, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड हमारे पास जो है ग्रिड बेस्ड मतलब क्लस्टरिंग मेथड क्या होता है। ये तो मतलब था आपका डेंसिटी बेस्ड था, राइट राइट। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड है। 2 इसमें हमारे पास है, स्ट्रिंग हमारे पास है, दूसरा क्लाइक हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, राइट? या क्लिक या क्लाइक जो भी बोलो, राइट? तो दोनों यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास ये ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड क्या होता है, राइट? इसमें क्या होता है ना, द डेटा स्पेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रिड्स, कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे क्लस्टरिंग परफॉर्म होता है ऑन दीज ग्रिड सेल्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट्स, बहुत फास्ट होता है एंड वर्क्स वेल फॉर लार्ज डेटा सेट, ठीक है? स्टिंग यानी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ग्रिड हमारे पास पहला है, राइट? यहाँ पे क्या होगा, इसको यहाँ पे देखते हैं स्ट्रिंग का स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ग्रिड क्या होता है, ठीक है? तो ये हमारे पास यहाँ पे होता है स्ट्रिंग यानी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ग्रिड, राइट? इसका मतलब आइडिया क्या है, द एंटायर डेटा स्पेस यहाँ पे जो होगा ना वो डिवाइड होगा एक हायरार्किकल ग्रिड में, समझ रहे हो? यहाँ पे जो भी डेटा स्पेस होगा वो एक हायरार्किकल एंटायर मतलब डेटा स्पेस डिवाइड होगा एंड ईच सेल स्टोर्स statistical info like mean, count, min, max, okay? Clustering is done using these statistics, no need to scan actual data, okay? कैसे काम करता है, हम डिवाइड करेंगे एंटायर स्पेस को रेक्टेंगुलर सेल यानी ग्रिड में। हर सेल स्टोर करेगा कुछ इन्फॉर्मेशन, समरी इन्फो, राइट? मीन मीडियन से वहां पे था फॉर अ क्वेरी, राइट? और क्लस्टरिंग टास्क यूज द स्टोर्ड स्टैटिस्टिक्स टू सिलेक्ट रिलेवेंट सेल्स, कंबाइन करेंगे सिलेक्टेड सेल को फॉर्म करने के लिए क्लस्टर को, ठीक है? तो ये हमारे पास स्ट्रिंग होता है। दूसरा हमारे पास है क्लिक यानी कि बोल सकते हो क्लाइक बोल सकते हो क्लस्टरिंग इन क्यूएस्ट, राइट? तो ये क्या होता है, क्लाइक इज यूज्ड फॉर हाई डायमेंशनल डेटा, ओके? हमारे पास अगर हाई डायमेंशनल डेटा है तो हम इसे यूज करते हैं। इट फाइंड्स क्लस्टर बाय आइडेंटिफाइंग डेंस ग्रिड सेल्स, इफ अ ग्रिड सेल्स हैज मेनी पॉइंट्स इट इज अ पार्ट ऑफ द क्लस्टर। कैसे काम करता है, डिवाइड ईच डायमेंशन इनटू इक्वल साइज्ड ग्रिड्स, काउंट हाउ मेनी पॉइंट्स फॉल इन ईच सेल, इफ अ सेल डेंसिटी अगर ग्रेटर होता है थ्रेशोल्ड से डेंस सेल होगा, अदरवाइज मर्ज करेंगे नेबरिंग डेंस सेल को क्लस्टर बनाएंगे, ठीक है? तो ये इस तरीके से हमारा काम करता है। बात करते हैं पैरेलल एल्गोरिथम क्या होता है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे पैरेलल एल्गोरिथम क्या है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम क्या होता है, राइट? चलो, तो पैरेलल एल्गोरिथम क्या है, मतलब ये बेसिकली
पैरेलल एल्गोरिथम रन ऑन वन कंप्यूटर बट यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसर कोर्स एट द सेम टाइम, राइट? मतलब एक साथ से कोई काम हो रहा है, जैसे मान लो एक घर बनाया जा रहा है, उसमें एक मतलब एक लेबर तो काम करता नहीं, मतलब वहाँ पे बहुत सारे मतलब काम करते हैं लोग, राइट? तो एक साथ मतलब एट अ टाइम बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो क्या है वो पैरेलल एल्गोरिथम बोल सकते हो, एक तरीके का है। वो जहाँ पे क्या होता है, ये एल्गोरिथम एक कंप्यूटर पे बेसिकली मल्टीपल प्रोसेसर काम कर रहे होते हैं। एक घर को बनाने में मल्टीपल प्रोसेसर मतलब मल्टीपल लोग काम कर रहे थे, पैरेलल एल्गोरिथम यही होता है। तो यहाँ पे सिंगल मशीन है, उसके पास मतलब अलग-अलग प्रोसेसर उसके पास हैं, राइट? तो ये चीज़ होता है। सपोज़ यहाँ पे वही देखो एग्ज़ाम्पल अच्छे से लिखा हुआ है, लाइक 1 लाख रिकॉर्ड हमारे पास है, तो पैरेलल अप्रोच क्या हो सकता है इसको चेक करने का, एनालिसिस करने का। एक प्रोसेसर उसे 25,000 को कर रहा है, फिर इस तरीके से, तो इस तरीके से पैरेलल एल्गोरिथम आपको क्लियर होगा ना, ईज़ी था यहाँ पे। तो फास्टर प्रोसेसिंग यहाँ पे हो जाती है, मल्टी कोर यहाँ पे कंप्यूटर्स हमारे पास होते हैं, यूज़ होते हैं, ठीक है? तो ये पैरेलल एल्गोरिथम हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम यहाँ पे रन ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। यहाँ पे क्या होगा बेसिकली मल्टीपल जो कंप्यूटर्स होंगे ना वो एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे, राइट? ये चीज़ वही लिखा हुआ है। ईच कंप्यूटर्स नोड स्टोर्स एंड प्रोसेस पार्ट ऑफ द डेटा, राइट? अगर जब डेटा सेट बहुत लार्ज होता है, राइट? तो यहाँ पे वैसे यूज़ करते हैं, राइट? तो देखो, जैसे यहाँ पे इमेजिन करो 3 कंप्यूटर हमारे पास है, राइट? मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, राइट? अब अलग-अलग कंप्यूटर अलग-अलग डेटा यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है? होल्ड्स डेटा ऑफ कस्टमर इन लखनऊ, राइट? ये दिल्ली का, ये मुंबई का। तो हर मशीन यहाँ पे परफॉर्म करेगा क्लस्टरिंग ऑन इट्स ओन डेटा, राइट? तो इससे क्या होगा? और जो पार्शियल क्लस्टर होगा वो सेंड टू अ मेन क्लस्टर मशीन टू मर्ज देम इन अ फाइनल क्लस्टर। रिजल्ट हमारा क्या होगा? फास्टर हैंडल होगा, राइट? लार्ज डेटा। तो ये चीज़ें हमारे पास है, राइट? पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हमारे पास एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या है? तो देखो, यहाँ पे मशीन हमारा वन मशीन यहाँ पे यूज़ होता है, मैनी मशीन मल्टीपल प्रोसेसर इंक्लूड होता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स यहाँ पे होते हैं। तो ये टेबल देख लेना, ठीक है? ये पैरेलल एल्गोरिथम और डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम में डिफरेंस हमने यहाँ पे देख लिया। अब लास्ट टॉपिक यहाँ पे है न्यूरल नेटवर्क अप्रोच क्या होता है देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो न्यूरल नेटवर्क क्या होता है बेसिकली एक मशीन लर्निंग मॉडल है जिससे कि हम क्या करते हैं इस टेक्निक से मशीन को डेटा हम लर्न करवाते हैं, ठीक है? टू वर्क विद लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, राइट? तो ये न्यूरल जो है ना न्यूरल बेसिकली न्यूरॉन से आया। जैसे हमारे ब्रेन में भी क्या है बहुत सारे न्यूरॉन हैं। कुछ भी चीज़ हम जो करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे नर्व सेल्स हैं, बहुत सारे न्यूरॉन हैं, वो एक्टिव हैं तभी कुछ हो पा रहा है, राइट? जैसे जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स हो सकते हैं, कुछ सेंस कर पा रहे हो, कुछ टेस्ट कर पा रहे हो, तो वो सब न्यूरॉन्स हमारे क्या है एक्टिव हैं तभी कर पा रहे हो, ठीक है? तो ये हमारे मतलब उसी से कॉन्सेप्ट है, वही सेम आइडिया जो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसी कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं किसी मशीन के अंदर। तो ये न्यूरल नेटवर्क अप्रोच होता है, ठीक है? जिससे वो डेटा को लर्न कर पाए, सीख पाए, प्रिडिक्ट कर पाए, क्लासिफाई कर पाए, राइट? तो ये चीज़ें होती है, खुद से ये चीज़ें, राइट? तो एक कलेक्शन ऑफ स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट्स अरेंज्ड इन अ लेयर्स दैट लर्न फ्रॉम एग्जांपल, राइट? इसमें बहुत सारे मतलब आर्टिफिशियल न्यूरॉन होते हैं, राइट? ये सब आर्टिफिशियल न्यूरॉन है, इसमें 3 स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे इनपुट लेयर हो गया, हिडन लेयर हमारे पास होता है, आउटपुट लेयर होता है, राइट? इनपुट लेयर से इनपुट हम डेटा यहाँ पे इनपुट करते हैं, हिडन लेयर्स में क्या होता है ये डेटा का प्रोसेसिंग यहीं पे होता है हिडन लेयर के अंदर, ठीक है? एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर इन तीनों स्ट्रक्चर का दूँ, राइट? तो ये होगा इसमें जैसे आप क्या करते हो? फेस अनलॉक करते हो मोबाइल में, राइट? सिंपल जब आपका आपका फेस वहाँ पे क्या होता है? मेबी वहाँ पे यही एल्गोरिथम फॉलो हो रहा हो, राइट? कैसे आपके फेस को रिकॉग्नाइज़ करता है और अनलॉक कर देता है। तो इनपुट के थ्रू यानी कैमरा यहाँ पे है, कैमरा के थ्रू आपने क्या किया? फेस को इनपुट दे दिया। अब जो प्रोसेसिंग होती है आपका फेस है कि किसी दूसरे का फेस वहाँ पे है, तो वो हिडन में प्रोसेसिंग होती है। हिडन लेयर के अंदर ही वो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है? तो ये चीज़ होता है और ये हिडन लेयर ही क्या करता है आपके फेस से आपका शेप, कलर सब कुछ एक्सट्रैक्ट करता है, फिर उसी से स्टोर डेटा से मैच करता है, देन अनलॉक करता है, ठीक है? आउटपुट लेयर से फ़ोन अनलॉक हो जाता है। तो बड़ा सिंपल था यहाँ पे, ये होता है स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें हैं, इनपुट लेयर है, हिडन लेयर है और आउटपुट लेयर है। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई, ठीक? तो ये हो गया आपका यूनिट 4 का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। एक बार मैं आपको जल्दी से सिलेबस दिखा देता हूँ, ठीक है? तो 1 सेकंड, राइट? देखो मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कराए हैं, राइट? कुछ छोड़े नहीं है, राइट? तो ये रहा सिंपल आपका टॉपिक, राइट? 2 पार्ट इसमें है, क्लासिफिकेशन का पहले हमने देखा, सारे टॉपिक्स यहाँ पे मैंने कवर कराए हैं, ठीक है? और नेक्स्ट हमारा फिर यहाँ पे था क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग की भी चीज़ें हमने कवर की और हाँ, एक चीज़ मैं आपको लास्ट में भी ये भी बता दूँ, ये जो यूनिट 4 है ना थोड़ा बोल सकते हो उस तरीके से थोड़ा कन्फ्यूजिंग यूनिट है, ये न्यूमेरिकल चीज़ें आप देखोगे बुक्स में आपको बहुत सारे मिलेंगे और न्यूमेरिकल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल नहीं है, राइट? न्यूमेरिकल है 4th यूनिट में बट जो है यहाँ पे मैंने पूरा थ्योरेटिकल
मतलब कोशिश की आपको समझाने की, राइट? एग्ज़ाम में अगर आता भी है ना, तो ऐसा नहीं पूरा न्यूमेरिकल ही आ जाएगा। 4th यूनिट में ही 1 आध 2 न्यूमेरिकल आपको मिलेगा टॉपिक से, और बाकी पूरा थ्योरी ही है, और वो भी ऑप्शन में निकल जाएगा, परेशान नहीं होना है। बट अगर ये जितना मैंने आपको इस वन शॉट में कराया, यूनिट 4 आपको मान के चलो 90% आपका तैयार है। 10% वो न्यूमेरिकल वगैरह है, एग्ज़ाम टाइम में वो भी कोशिश करूँगा अपलोड करने के लिए, कमेंट करना, ठीक है? तो इस तरीके से हो गया यूनिट 4 का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। अब नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट नोट में अपन कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वन शॉट में नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच।